इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो सच में बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से आंखें खोलने वाला है। अक्सर ये देखने में आता है कि कुछ लोगों का जीवन एकदम किसी चिकनी सड़क की तरह चलता है। बिल्कुल। मतलब जहां उन्हें हर मोड़ पर मानो बस ग्रीन लाइट ही मिलती है। वे बिना किसी खास संघर्ष के सफलता, खुशी और बेहतरीन मौकों तक पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो कितनी भी मेहनत कर लें, हम्म, हमेशा किसी न किसी ट्रैफिक जैम, खराब किस्मत या लगातार आने वाली परेशानियों में ही उलझे रहते हैं। सही बात है। ये बहुत ही आम स्थिति है। है ना? तो ये एक बहुत ही आम सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक का खेल है या इसके पीछे ऊर्जा और मानव चेतना का कोई ऐसा गहरा विज्ञान काम कर रहा है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वो जगह है जहां मामला थोड़ा उलझ जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम किसी शारीरिक बीमारी की बात करते हैं तो एक्सरे मशीन साफ दिखा देती है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। लेकिन जब बात हमारी वास्तविकता यानी हमारी रियलिटी के निर्माण की होती है तो कोई मशीन काम नहीं आती। ये एक बेहद रहस्यमयी और धुंधला परिदृश्य है। बिल्कुल, कोई मीटर नहीं है इसे नापने के लिए। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी धुंधलेपन को साफ करने वाले हैं। आज हमारे पास वादिम जेलिन द्वारा रचित मशहूर पुस्तक रियलिटी ट्रांसर्फिंग के तीसरे अध्याय द वेव ऑफ फॉर्च्यून यानी भाग्य की लहर से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। ये मेरा पसंदीदा अध्याय है वादिम ज़ेलन के काम में से। मेरा भी। तो आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे इंसानी विचार और ऊर्जा हर पल एक नई वास्तविकता को जन्म दे रहे हैं। और सबसे अहम बात, कैसे उस भाग्य की लहर को पकड़ा जाए जो बिना थकाए व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। हम्म तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे स्रोत सबसे पहले एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठाते हैं कि इंसान जाने अनजाने में अपनी कीमती ऊर्जा रोजाना कहाँ खो रहा है। ये सवाल पूरी चर्चा की नींव है। हम्म। मतलब अक्सर जब ऊर्जा, विचारों की शक्ति या किस्मत की बात आती है ना, तो इसे किसी रहस्यमयी, जादुई या पूरी तरह से आध्यात्मिक चश्मे से देखा जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि कोई जादू टोना है। एग्जैक्टली लेकिन इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही तार्किक बात सामने आती है। मैं ये कहूंगी कि ये ऊर्जा के लेन देन का एक अत्यंत व्यवहारिक, लगभग भौतिकी और मनोविज्ञान से जुड़ा सिद्धांत है। भौतिकी? अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि भाग्य की किसी भी लहर तक पहुंचने से पहले ये पहचानना सबसे जरूरी है कि वर्तमान समय में कौन सी अदृश्य संरचनाएं लोगों की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को खींच रही हैं। वादिम ज़ेलान के सिद्धांत में इन ऊर्जा सोखने वाली संरचनाओं को पेंडुलम कहा गया है। पेंडुलम, जी, जैसे घड़ी वाला पेंडुलम। कुछ वैसा ही। स्रोत के अनुसार जब बहुत सारे लोग एक ही दिशा में सोचते हैं, एक ही विचारधारा का पालन करते हैं या किसी एक ही समूह से जुड़ते हैं, तो उनकी सामूहिक ऊर्जा से एक स्वतंत्र संरचना बन जाती है। और यही पेंडुलम है। अब स्रोतों में जो सवाल पूछा गया है वो किसी को भी चौंका सकता है क्या सवाल है वो? कि क्या कोई भी पेंडुलम वास्तव में रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव हो सकता है? और इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, नहीं। कोई भी पेंडुलम अपने आप में रचनात्मक नहीं होता। एक मिनट, ये दावा पहली बार में थोड़ा अजीब और मतलब पचाया ना जाने वाला लगता है। दुनिया में तो बहुत से अच्छे समूह और संस्थाएं हैं ना। कोई भी पेंडुलम रचनात्मक क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे का विज्ञान इसके काम करने के तरीके में छिपा है। मैं बता रही थी कि सभी पेंडुलम, चाहे वे बाहर से कितने भी परोपकारी, शानदार या अच्छे क्यों न दिखें, उनका अंतिम और एकमात्र लक्ष्य होता है अपने अनुयायियों की ऊर्जा पर जीवित रहना और अपना विस्तार करना। अच्छा, मतलब एक तरह से ऊर्जा खाते हैं। बिल्कुल, वे एक परजीवी या पैरासाइट की तरह काम करते हैं। स्रोत इसे समझाने के लिए बहुत ही विपरीत उदाहरण देते हैं। एक तरफ आप एक बीच वॉलीबॉल क्लब की कल्पना करें। ये क्लब बहुत ही कम आक्रामक है। लोग वहां जाते हैं, खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं और इससे किसी की जिंदगी तबाह नहीं होती। हाँ, ये तो काफी सकारात्मक लग रहा है। और दूसरी तरफ एक आपराधिक गिरोह है या कोई चरमपंथी संगठन है जो बेहद खतरनाक है, जहां जुड़ने वाला इंसान अपनी आजादी या अपनी जान तक गंवा सकता है। बाप रे। हाँ। पर बात यह है कि ये दोनों ही अपने आप में पेंडुलम हैं। इन दोनों के बीच केवल आक्रामकता के स्तर का अंतर है, लेकिन मूल प्रकृति एक ही है। दोनों ही अपने सदस्यों के समय, ध्यान और ऊर्जा के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।
जिस दिन वॉलीबॉल क्लब के सभी सदस्य खेलना छोड़ देंगे, वह पेंडुलम अपनी ऊर्जा खो देगा और उसी दिन मर जाएगा। लेकिन एक मिनट, स्रोत में तो जिम का भी एक उदाहरण दिया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि जिम जाने जैसी सेहतमंद आदतें भी हमारी ऊर्जा सोख रही हैं? जिम में पसीना बहा रहा होता है तो वो सोचता है कि वो खुद पर ध्यान दे रहा है, अपने शरीर को बेहतर बना रहा है। लेकिन गहराई से देखा जाए तो ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस हो। एग्जैक्टली, सब्सक्रिप्शन सर्विस बहुत सही तुलना है ये। है ना? भले ही वो सर्विस व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो, उसे सेहतमंद बना रही हो, लेकिन जिम के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसे वहां के नियमों का पालन करना पड़ता है। हर कोई एक ही तरह की मशीनों पर तयशुदा सेट और रेप्स के अनुसार एक विशेष माहौल में काम कर रहा होता है। ये हर महीने अकाउंट से कटने वाली फीस की तरह है। फायदा भले ही हो, लेकिन एक अदृश्य कीमत यानी व्यक्ति की स्वतंत्र ऊर्जा तो लगातार कट ही रही है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है ऊर्जा के इस अनिवार्य लेन देन का तंत्र। पेंडुलम का उद्देश्य किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या बुरा करना नहीं है। मतलब ये कोई खलनायक नहीं है, वो बस अपना काम कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक ऊर्जावान संरचना है जिसे जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, और उसका भोजन है लोगों का ध्यान और ऊर्जा। जिम का उदाहरण ये साबित करता है कि चाहे इंसान घर पर कितना भी आजाद महसूस करे, लेकिन किसी व्यवस्था का हिस्सा बनते ही उसे उस पेंडुलम की लय में ढलना पड़ता है। सही बात है। व्यक्ति की ऊर्जा उस पेंडुलम को मजबूत करती है। इंसान का ध्यान जहां जाता है, उसकी ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। जब लोग ऑफिस की राजनीति, सोशल मीडिया के विवादों या यहाँ तक कि अपने पसंदीदा खेल दल की हार जीत पर अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, तो वे असल में उन पेंडुलमों को अपना ऊर्जावान भोजन परोस रहे होते हैं। पेंडुलम व्यक्ति की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ ऊर्जा चूसने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अरे बाप रे! मतलब अगर ऑफिस, खेल के मैदान, न्यूज चैनल और यहाँ तक कि जिम जैसे हर छोटा बड़ा पेंडुलम सिर्फ ऊर्जा चूसने के लिए तैयार बैठे हैं, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो थकाए बिना, ऊर्जा लिए बिना कुछ देती हो? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हर चीज एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, तो इंसान तो अंदर से पूरी तरह खाली हो जाएगा ना? इसी बिंदु पर स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा सामने आती है, भाग्य की लहर या द वेव ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल। और ये भाग्य की लहर पेंडुलम की पूरी धारणा के ठीक विपरीत है। अगर पेंडुलम एक परजीवी है जो ऊर्जा मांगता है, तो भाग्य की लहर एक ऐसी ऊर्जावान संरचना है जिसे इंसान की ऊर्जा की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं होती। वाओ, एक भी बूंद नहीं। एक भी नहीं। स्रोत इसे एक बेहद अनुकूल और सुखद परिस्थितियों का समूह बताता है, जिसे स्वर्ण रेखाएं या गोल्डन वेन्स नाम दिया गया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो व्यक्ति से कोई मांग करे या उसे किसी नियम में बांधे। स्रोत में इसके लिए समुद्र की एक लहर का रूपक इस्तेमाल किया गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सटीक बैठता है। हाँ, वह बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कल्पना की जा सकती है कि एक तैराक बीच समुद्र में है। वो अपने हाथ पैर मारते हुए पूरी तरह से थक चुका है। तभी पीछे से समुद्र की एक बड़ी शक्तिशाली लहर आती है। वो लहर उस तैराक से ये नहीं कहती कि मुझे अपनी ऊर्जा दो, तब मैं तुम्हें किनारे ले जाऊंगी। लहर बस उसे उठाती है और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के सीधा सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देती है। एग्जैक्टली। और इस लहर की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्ण रूप से तटस्थ होना है। मतलब ये एकदम न्यूट्रल है। लहर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तैराक कौन है, वो कहाँ जाना चाहता है, या उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी। लहर तो बस लहर है। हाँ, लहर बस अपनी विशाल गति से आगे बढ़ रही होती है। जो इंसान सही समय पर खुद को इस लहर के प्रवाह के साथ जोड़ लेता है, वो किनारे लग जाता है। लेकिन जो संघर्ष करता है या उसे नजरअंदाज करता है, उसके लिए वो लहर बिना किसी अफसोस के आगे निकल जाती है। स्रोत में इसे ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस के रूप में भी दर्शाया गया है। खुशी का वो नीला पक्षी खुद आकर इंसान के हाथ से दाना चुग सकता है। लेकिन अगर कोई उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करे या पेंडुलम की तरह उससे कुछ छीनना चाहे, तो वो तुरंत उड़ जाएगा। यहां बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इस भाग्य की लहर को आज के आधुनिक जीवन से जोड़ के देखा जाए ना, तो ये किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उस मूविंग वॉकवे या एस्केलेटर बेल्ट की तरह महसूस होता है। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया तुलना है ना? जब कोई इंसान लंबा सफर करके थका हुआ होता है, तो उसे अपना भारी सामान लेकर उस बेल्ट पर दौड़ना नहीं पड़ता। उसे बस सही समय पर सही संतुलन के साथ उस पर अपना कदम रखना होता है।
एक बार जब वो उस पर खड़ा हो जाता है तो वो बेल्ट बिना उस इंसान की कोई अतिरिक्त ऊर्जा खर्च कराए उसे तेजी से उसके बोर्डिंग गेट तक पहुंचा देती है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो वादिम ज़ेलैंड का ये सिद्धांत एक और गहरे रहस्य से पर्दा उठाता है। ये लहर भौतिक रूप से कहीं चलकर नहीं आ रही होती है। स्रोत बताता है कि ये लहर वास्तव में ऑल्टरनेटिव स्पेस में पूरी तरह से स्थिर होती है। एक मिनट, ऑल्टरनेटिव स्पेस, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझना होगा। समझाती हूँ। क्या ये किसी विशाल रेडियो की तरह है जहां सारे अलग अलग स्टेशन और फ्रीक्वेंसी पहले से ही मौजूद हैं और लहर के चलने का मतलब असल में हमारा अपना चैनल बदलना है? हाँ, ये रेडियो का उदाहरण एकदम सटीक है। ऑल्टरनेटिव स्पेस को संभावनाओं का एक ऐसा अनंत क्षेत्र माना जा सकता है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान की हर संभव घटना पहले से ही एक सूचना यानी इन्फॉर्मेशन के रूप में मौजूद है। वहां कुछ भी हिलडुल नहीं रहा है। अच्छा, सब कुछ स्थिर है। दूसरे पर जश्न का संगीत। जब किसी को ये महसूस होता है कि आज तो किस्मत की लहर चल पड़ी है, तो असल में कोई लहर उसके पास नहीं आई है। पर क्या हुआ है? बल्कि उस व्यक्ति ने अपने विचारों और ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को उस स्वर्ण रेखा वाले चैनल पर शिफ्ट कर लिया है। ये व्यक्ति का अलग अलग जीवन रेखाओं के बीच का विस्थापन है जो गति या लहर का एहसास कराता है। जब अच्छे विचारों और अच्छी खबरों को अपनाया जाता है तो इंसान खुद ब खुद एक बेहतर जीवन रेखा पर छलांग लगा देता है। लेकिन अगर ये भाग्य की लहर या ये एयरपोर्ट का मूविंग वॉकवे इतना अद्भुत है और ये हमेशा उपलब्ध है, तो दुनिया में इतने सारे लोग थके हुए, परेशान और पेंडुलम के जाल में बुरी तरह फंसे हुए क्यों नजर आते हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। लोग जानबूझकर उस अच्छी फ्रीक्वेंसी पर क्यों नहीं बने रहते? स्रोतों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण इंसान की खुद की सोच का ढांचा है। इंसान का दिमाग अक्सर नकारात्मक चीजों पर बहुत तेजी से ध्यान केंद्रित करने का आदी होता है और यही सोच एक बूमरैंग की तरह काम करती है जो पलटकर उसी को चोट पहुंचाती है। बिल्कुल, और मनोविज्ञान और मानव विकास का इतिहास इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है। मानव मन हजारों सालों से प्राकृतिक खतरों और विनाशकारी पेंडुलमों के प्रभाव में विकसित हुआ है। सर्वाइवल मोड, राइट? एग्जैक्टली, सर्वाइवल। आदि मानव के समय में अगर कोई जंगल की खूबसूरती देखने में मगन रहता, यानी सकारात्मक चीजों पर ध्यान देता और झाड़ियों के पीछे छिपे शेर पर ध्यान नहीं देता, तो उसकी जान चली जाती। हाँ, वो तो शेर का खाना बन जाता। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इंसानी दिमाग की वायरिंग ही ऐसी हो गई है कि वो उन चीजों को ज्यादा गहराई से देखता है जो डरावनी है या जो वो नहीं चाहता। इंसान ये तो बहुत आसानी से सोच लेता है कि मुझे ये नौकरी नहीं गंवानी या मुझे बीमार नहीं पड़ना, लेकिन ये सोचना कि मुझे एक शानदार जीवन चाहिए, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। स्रोतों में पुराने घर का जो उदाहरण दिया गया है ना, वो इस मानव स्वभाव को बहुत ही बेबाकी से खोल कर रख देता है। हाँ, वो ओल्ड हाउस वाला उदाहरण। मान लिया जाए कि कोई इंसान अपने वर्तमान घर की हालत से बहुत परेशान है। वो हर दिन उठता है और दीवारों को देखकर बड़बड़ाता है, मैं इस घर से तंग आ चुका हूँ, यहाँ की सीलन, ये टूटा हुआ दरवाजा, सब कुछ खराब है, मुझे बस किसी तरह यहाँ से निकलना है। और यहीं पर वो बूमरैंग प्रभाव शुरू होता है। जब वो व्यक्ति उस घर को नफरत की नजर से देखता है तो वो केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वो एक बहुत ही मजबूत लेकिन नकारात्मक ऊर्जा प्रसारित कर रहा होता है। वो रेडियो चैनल सेट कर रहा है अपना। बिल्कुल। वो अनजाने में एक विनाशकारी पेंडुलम के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मिला लेता है। उसकी ऊर्जा ये घोषणा कर रही होती है कि मैं असंतुष्ट हूँ। और सबसे मजेदार और एक तरह से खौफनाक बात यह है कि स्रोत कहता है भले ही वो व्यक्ति उस पुराने घर से निकलकर किसी आलीशान करोड़ों के महल में शिफ्ट हो जाए, उसकी समस्या खत्म नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वही है। एग्जैक्टली। उसे उस नए महल में भी अचानक छत से टपकता हुआ पानी, दीवारों से उखड़ता हुआ महंगा पेंट या कोई ऐसा पड़ोसी मिल जाएगा जो हर रात जोर जोर से संगीत बजाता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जगह बदलने से उस व्यक्ति की रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, उसकी ऊर्जा उसी नकारात्मक और चिड़चिड़ी जीवन रेखा पर सेट है। ब्रह्मांड के ऑल्टरनेटिव स्पेस में ऐसे हजारों आलीशान महल मौजूद हैं जहां इंसान को नर्क जैसा महसूस हो सकता है। और यही वो बिंदु है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि समाधान अपनी आंतरिक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बदलने में है। सही कहा। स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देता है।
उस पुराने घर को भी पूरे मन से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। धन्यवाद उस टूटे फूटे घर को। हाँ, क्योंकि आखिर उस घर की चार दीवारी ने ही सालों तक कड़ाके की सर्दी, चिलचिलाती धूप और बारिश से उस व्यक्ति को बचाया था ना। जब नफरत की जगह कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड व्यक्त की जाती है तो विचारों का वो बुमरैंग हवा में घूमकर वापस आते समय अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य की लहर लेकर आता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? क्या इस पूरी बात का ये अर्थ निकाला जाए कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी में है, कर्ज में डूबा है या किसी बहुत ही शोषक रिश्ते में फंसा है, तो वो बस चुपचाप अपनी बुरी परिस्थितियों को स्वीकार कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो बस बैठकर आभारी जताता रहे और कभी किसी बेहतर जीवन की उम्मीद या प्रयास ना करे? ये तो एक तरह का आत्मसमर्पण या हार मानना लग रहा है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ये समझना बेहद जरूरी है कि स्रोत का आशय बिल्कुल भी आत्मसमर्पण या हार मानने से नहीं है। बात बुरी स्थिति से समझौता करके बैठ जाने की नहीं है। तो फिर क्या है? बात उस दलदल से बाहर निकलने के लिए सही जीवन रेखा पर शिफ्ट होने की है। अगर इंसान दलदल में हाथ पैर मारकर गुस्सा करेगा तो वो और अंदर धंसेगा। शोध में इसका एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण? कल्पना की जा सकती है कि कोई इंसान एक घने जंगल में चल रहा है। उस जंगल में चमेली के यानी जैस्मीन के बेहद खुशबूदार फूल भी खिले हैं और एल्डरबेरी के फूल भी हैं, जिन्हें अगर घर में रख लिया जाए तो उनकी तेज गंध से भयंकर सिरदर्द शुरू हो जाता है। अब कोई भी समझदार इंसान जानबूझकर सिरदर्द देने वाले एल्डरबेरी के फूल क्यों तोड़ेगा? मैं तो कभी नहीं तोड़ूंगा। हाँ, ये तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन असल जिंदगी में लोग रोजाना यही करते हैं। सच में? हाँ, जब लोग लगातार अपनी समस्याओं, अपनी नफरत और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि दुनिया कितनी खराब है, तो वे वैचारिक रूप से एल्डरबेरी के फूल ही चुन रहे होते हैं। वे उस सिरदर्द को अपने घर ला रहे हैं। ओह, अब समझ आया। स्रोत कहता है कि जंगल में कांटे और खराब फूल हमेशा रहेंगे, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान सिर्फ चमेली के फूल को चुनने पर होना चाहिए। जो कुछ भी जीवन में अच्छा है, जो सुकून देता है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सकारात्मक चीजों और सफलता को अपनी ओर खींचने का यही एकमात्र और सबसे प्रभावी तरीका है। ये थ्योरी सुनने में बहुत ही आदर्श और सुकून देने वाली लगती है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, बैंक में पैसे हों, स्वास्थ्य अच्छा हो, तब सकारात्मक रहना बहुत आसान होता है। तब चमेली के फूल चुनना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन असली जिंदगी में जब अचानक बाधाएं सामने आ खड़ी होती हैं, तब क्या? तब इस भाग्य की लहर के ऊपर कैसे टिके रहा जाए बिना गिरे? स्रोत इस वास्तविक समस्या पर भी बहुत गहराई से बात करते हैं। इसे एक रोजमर्रा के परिदृश्य से समझाया जा सकता है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति ने कई महीनों की मेहनत के बाद छुट्टियों में किसी गर्म, खूबसूरत और शांत समुद्री किनारे की यात्रा पर जाने की योजना बनाई है। वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। लेकिन जिस दिन उसे फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलना है, वो सुबह उठता है और देखता है कि बाहर भयंकर ठंड है, तेज बर्फीली बारिश हो रही है और मौसम एकदम खराब हो चुका है। ऐसी स्थिति में तो किसी का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। पहली प्रतिक्रिया यही हो गया, अरे यार क्या बकवास किस्मत है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली। और ठीक इसी पल जैसे ही वो ये वाक्य बोलता है, उसने एक विनाशकारी पेंडुलम को अपनी ऊर्जा परोस दी। स्रोत के अनुसार ये नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया पेंडुलम को और तेज कर देती है। मतलब उसने एल्डरबेरी चुन ली। बिल्कुल। अब ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। हो सकता है कि उसकी इस चिड़चिड़ाहट और जल्दबाजी के कारण वो अपना पासपोर्ट घर भूल जाए, या ट्रैफिक में किसी से उलझ जाए और उसकी फ्लाइट मिस हो जाए। और अगर वो पहुंच भी गया तो शायद उसे पता चले कि जहां वो छुट्टियां मनाने गया है, वहां का मौसम तो और भी ज्यादा खराब है। ये पूरी प्रक्रिया मुझे इंटरनेट पर किसी ट्रोल से निपटने के तरीके की याद दिलाती है। अरे हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। कैसे? सोशल मीडिया पर अगर कोई ट्रोल गंदे कमेंट्स करता है और इंसान उसे गुस्से में लंबा चौड़ा जवाब लिखने बैठ जाता है, तो असल में जीत उस ट्रोल की होती है, क्योंकि उसका मकसद ही इंसान की ऊर्जा और उसका ध्यान खींचना था। वो ट्रोल साक्षात एक पेंडुलम है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उस कमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए, तो वो ट्रोल खुद ब खुद ऑक्सीजन न मिलने के कारण अपनी मौत मर जाता है। वो परिदृश्य से ही गायब हो जाता है। ये ट्रोल की तुलना एकदम सटीक है। जीवन में आने वाली असफलता या अचानक आई बाधा भी उसी ट्रोल की तरह है।
पुरानी आदत के तहत गुस्सा होने, रोने या निराश होने के बजाय स्रोत एक बहुत ही अनोखा नजरिया अपनाने की सलाह देता है। क्या नजरिया? जब कोई बाधा आए तो उसे एक पुराने परिचित की तरह देखना चाहिए और मुस्कुराकर मन में कहना चाहिए, हाँ, तो तुम फिर आ गए पुराने पेंडुलम, लेकिन इस बार तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारी चाल समझ चुकी हूँ। हाँ, तो तुम फिर आ गए। सिर्फ इस एक वाक्य को मन में दोहराना अपने आप में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। इसका सीधा मतलब है कि इंसान ने स्थिति को और पेंडुलम को पहचान लिया है। अब वो किसी अदृश्य धागे से बंधी कठपुतली नहीं रहा जो परिस्थितियों के इशारे पर नाचे। बिल्कुल। असफलता को देखने का ये नजरिया इंसान को उस नकारात्मक जीवन रेखा से तुरंत बाहर खींच लेता है। असफलता को एक उपयोगी सबक मानना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि शायद ये खराब मौसम किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए आया था। जो होता है अच्छे के लिए होता है वाली सोच। हाँ, गिलास को हमेशा आधा भरा हुआ दिखने की आदत डालनी होगी। स्रोत बहुत ही ईमानदारी से ये स्पष्ट करता है कि इस तरह का व्यवहार आम इंसानों के लिए बहुत ही असामान्य यानी एबनॉर्मल है। लोग अमूमन ऐसा नहीं करते। हाँ, गुस्सा करना आसान है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। असामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाला खुद का जादुई जिन बनना, असामान्य तरीकों की ही आवश्यकता होती है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि इंसान को अपने दिमाग के दरवाजे पर एक बहुत ही सख्त फिल्टर या दरबान बिठाना होगा। जो भी अच्छी खबरें हों, जो बातें खुशी दें, उन्हें फिल्टर से अंदर आने दिया जाए, उन पर खूब चर्चा की जाए। लेकिन बुरी खबरों, गॉसिप या डर फैलाने वाली बातों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं। यही वो असामान्य तरीका है। बुरी खबरें और नकारात्मक चर्चाएं अक्सर लोगों का ध्यान बहुत तेजी से इसलिए खींचती हैं क्योंकि वे किसी खतरे का संकेत देती हैं, और जैसा कि हमने बात की, इंसान का दिमाग खतरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन अगर उस खतरे को, जो शायद इंसान के प्रत्यक्ष जीवन को प्रभावित भी नहीं कर रहा है, उसे दिलो दिमाग में जगह न दी जाए, तो वो व्यक्ति की व्यक्तिगत वास्तविकता का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगा। अब यहाँ चर्चा में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये बात साफ है कि विचारों की फ्रीक्वेंसी बदलना जरूरी है, लेकिन इस सकारात्मक फ्रीक्वेंसी को रोजमर्रा के तनावपूर्ण जीवन में 24 घंटे बनाए रखना इतना भी आसान नहीं है। बिल्कुल भटकता है ना। इसीलिए अपने दिमाग को इस फ्रीक्वेंसी पर टिकाए रखने के लिए इंसानों ने सदियों से कुछ अजीबोगरीब तरीके खोज निकाले हैं, जिन्हें स्रोत जादुई कर्मकांड या मैजिक रिचुअल्स का नाम देते हैं। ये हिस्सा मानव मनोविज्ञान और विश्वास की शक्ति को समझने के लिए बहुत ही शानदार है। स्रोत में बाजार के व्यापारियों का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया गया है। अच्छा। अक्सर सब्जी मंडी या बाजारों में देखा जाता है कि दुकानदार दिन के अपने पहले ग्राहक को बहुत भारी छूट दे देते हैं, या फिर वे पहले ग्राहक से मिले नोटों को अपने बाकी रखे हुए सारे सामान पर छुआते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बोनी करना या शुभ शुरुआत माना जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन जादुई कर्मकांडों में सच में कोई असली जादू छिपा है? क्या उस कागज के नोट को सामान पर छुआने से कोई रहस्यमयी किरणें निकलती हैं जो बाकी ग्राहकों को खींच लाती हैं? स्रोत इस पर बहुत ही दो टूक जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई जादू नहीं है? नहीं, इन कर्मकांडों या वस्तुओं में अपने आप में कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ एक नाटकीय सामग्री या दिखावा है। इसे थिएट्रिकल रिक्विजिट कह सकते हैं। ये दिमाग को एक संकेत देने का नाटक है। असली शक्ति उस कागज के नोट में नहीं है, बल्कि उस व्यापारी के उस दृढ़ विश्वास और उसकी विचार ऊर्जा में है जो उस कर्मकांड को करते समय उत्पन्न होती है। ये बात मुझे आम जीवन की उन छोटी छोटी चीजों से जोड़ती है जो लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी की हैं। जैसे कॉलेज की किसी कठिन परीक्षा में जाने से पहले कोई अपना एक खास लकी पेन साथ ले जाता है, या किसी बहुत ही अहम जॉब इंटरव्यू के दिन लोग अपनी लकी शर्ट पहनकर जाते हैं। हाँ, सबकी कोई ना कोई लकी चीज होती है। सच तो ये है कि उस शर्ट के सूती धागों या उस पेन की नीली स्याही में कोई चमत्कार नहीं छिपा है। सारा कमाल उस वस्तु के कारण इंसान के दिमाग में पैदा होने वाले मानसिक विश्वास का है, जिसे हम मनोविज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात पूरी तरह से सटीक है। जब वो व्यापारी अपने सामान पर पैसे छुआता है, या जब कोई अपनी लकी शर्ट पहनकर शीशे के सामने खड़ा होता है, तो उनका दिमाग अचानक सारे डर और संदेह को किनारे कर देता है। एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। हाँ,
वे अवचेतन रूप से यानी सबकॉन्शियसली खुद की फ्रीक्वेंसी को सफल व्यापार की जीवन रेखा या सफलता की जीवन रेखा वाले रेडियो चैनल पर सेट कर लेते हैं। जो रूप, कर्मकांड या वस्तु इस्तेमाल हो रही हैं, वो बिल्कुल मायने नहीं रखती। जो चीज मायने रखती है वो है उसका परिणाम, यानी व्यक्ति का अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अपनी जीत के प्रति अटूट विश्वास। और गहराई से देखा जाए तो यही वो विश्वास है जो पेंडुलम की पहुंच से इंसान को दूर रखता है और उससे भाग्य की लहर पर सवार कराता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि कैसे अदृश्य पेंडुलम हमारी ऊर्जा चुराने के लिए हर जगह, जिम से लेकर न्यूज चैनल तक मौजूद है। हमने ऑल्टरनेटिव स्पेस और भाग्य की उस लहर के बारे में जाना जो बिना कुछ मांगे हमें सुरक्षित किनारे तक ले जा सकती है, बशर्ते हम सही फ्रीक्वेंसी पर हों। एग्जैक्टली, बशर्ते हम अपने विचारों के बुमरैंग को नफरत और शिकायतों यानी उन एल्डरबेरी के फूलों से हटाकर कृतज्ञता और चमेली के फूलों की ओर मोड़ें। और हमने ये भी समझा कि कैसे लकी शर्ट जैसे कर्मकांड हमारे दिमाग को सफलता की फ्रीक्वेंसी पर लॉक करने का काम करते हैं। और अंततः इन सभी बातों से ये भी पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकारने, अच्छी खबरों को फिल्टर करके अंदर आने देने और कृतज्ञता प्रसारित करने से व्यक्ति इसी दुनिया में खुद का एक व्यक्तिगत स्वर्ग बनाता है। जबकि नकारात्मक ऊर्जा बांटने, हमेशा शिकायत करने और पेंडुलमों से उलझने से वो अपने लिए खुद का नरक रचता है। ये एक बहुत ही सशक्त और आंखें खोलने वाला विचार है। जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। अगली बार जब कोई इंसान किसी लंबे ट्रैफिक जाम में फंसता है या अचानक जब ऑफिस का कोई ज़रूरी काम करते वक्त इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, तो क्या उस चिड़चिड़ाहट वाले पल में रुककर ये पहचाना जा सकता है कि कौन सा अदृश्य पेंडुलम ऊर्जा चुराने की कोशिश कर रहा है? ये पहचानना ही पहला कदम है। क्या उस स्थिति में उस ट्रोल को अनदेखा करके आहा तुम फिर आ गए वाली मुस्कान चेहरे पे लाई जा सकती है? ये एक दिन में नहीं होगा, ये लगातार अभ्यास या प्रैक्टिस से ही संभव है। लेकिन जब ये पहचानना एक रोजमर्रा की आदत बन जाएगा ना, तब कोई भी पेंडुलम किसी को भी भाग्य की लहर से नीचे नहीं गिरा पाएगा। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक नए और थोड़े उत्तेजक विचार के साथ इसे छोड़ना चाहूंगा। आज हमने मुख्य रूप से व्यक्तिगत ऊर्जा, व्यक्तिगत सोच और एक इंसान के भाग्य की लहर को पकड़ने की बात की। स्रोत से यह बात पूरी तरह साबित होती है कि एक व्यक्ति का सकारात्मक विश्वास भाग्य की एक पूरी लहर को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो जरा इस संभावना के बारे में सोचिए। क्या होगा यदि किसी एक पूरे शहर, किसी एक कार्यालय या किसी एक पूरे समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर ये सचेत निर्णय लें कि वे आपस में सिर्फ समाधानों, कृतज्ञता और सकारात्मक पहलुओं पर ही चर्चा करेंगे? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रांतिकारी परिकल्पना है ना? क्या इस सामूहिक और एकजुट प्रयास से ऑल्टरनेटिव स्पेस में एक ऐसा विशाल और शक्तिशाली स्वर्ण क्षेत्र यानी मास गोल्डन वेन बन सकता है? बिल्कुल। जो वहां रहने वाले हर एक इंसान को अपने आप बिना किसी व्यक्तिगत संघर्ष के सफलता की ओर ले जाए। एक पूरे शहर की सामूहिक भाग्य की लहर सच में एक कमाल का विचार है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गहराई से और गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक अकेला इंसान अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बदलकर अपनी दुनिया और अपनी किस्मत बदल सकता है, तो जब हजारों लोग एक साथ एक ही सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं, तो वे क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज के इस विश्लेषण से ये तो पूरी तरह तय है कि इंसानी ऊर्जा और विचारों का प्रभाव किसी टूटी हुई हड्डी से कहीं ज्यादा असली, गहरा और जीवन बदलने वाला है। इस बात में कोई शक नहीं है। इस विस्तृत विश्लेषण और हमारे इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और गहरे विषय के साथ।